बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके बायो का टीचर सर मोहम्मद जुनैद। आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं और इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसको वाइंड अप करेंगे और उससे रिलेटेड और उससे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज होंगे उसको लेंगे हम। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हमने 4 डिफरेंट लेक्चर सीरीज पर डिवाइड किया था, लेक्चर 1, 2, 3, एंड देन वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर लास्ट लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज लेक्चर नंबर 4। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हमने जानना क्या है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैव अ कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। डिफरेंट टेक्सोनोमिक लेवल्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछते हैं। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और सेलुलर बेसिस। ओके, सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है आपके पास। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे आपके बुक की लाइन है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेस करता है अपने बेसिक सब यूनिट्स पर जो कि उसके लाइफ को फॉर्म कर रही होती है। और ये देखा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनकी जो बेसिक सब यूनिट होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमें लिविंग प्रॉपर्टी देती है वो एक केमिकल है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट ऑर्गेनील्स की एक मिक्सचर है जो कि कंबाइन होकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्रॉपर्टी दे रही होती है। तो किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है और वो एनवायरमेंट में किस तरह सरवाइव करता है, किस तरह से उसके रिलेशनशिप है उसके एनवायरमेंट के साथ, लेवल्स क्या है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो ये सारी चीजें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द पिक्चर। ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है जो हमारा टॉपिक है, और इसी पिक्चर के अराउंड हमने आज के लेक्चर को रखना है। तो आपकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है जहां से लाइफ स्टार्ट हो रही है वो है एटम्स। दे आर दी सब एटम्स। अच्छा, एटम से नीचे भी कुछ चीजें होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते हैं तो एटम्स बनाते हैं। एटम्स बहुत सारे मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स की भी टाइप होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो जो स्मॉलर साइज के हो, मैक्रो जो लार्ज साइज के हो। मॉलिक्यूल में जैसे डीएनए फॉर्म्ड हो गया, डीएनए इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देन मॉलिक्यूल विल फॉर्म अ सेल और सेल से बनते हैं टिश्यू। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइनली वर्क करें तो वो बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, लीवर, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टमिक लेवल जब बहुत सारे सिस्टमिक या ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइन हो गया नर्वस सिस्टम से या विजुअल सिस्टम से या आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो ये सारे सिस्टम मिलकर अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। और फिर ऑर्गेनिजम्स आगे की भी लेवल होती है जिसे हम टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस करना होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में फॉर्म्ड कैसे हुआ, उसके सेलुलर बेसिस क्या है और सेल इटसेल्फ किन से बने हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल्स क्या है, सेल की डेफिनेशन, देन how tissues are formed, how organs are formed, how organ systems are formed, and then eventually organisms are built up, and then organisms की आगे रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने इस पिक्चर को एक्चुअल में फॉलो करना है, ये बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है, ओके, तो जैसे हमने पिक्चर में देखा कि जो आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टार्ट एट अ लेवल ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो एक्चुअल में लाइफ कंसिस्ट करती है मैटर्स पे, और मैटर्स बने हुए होते हैं एलिमेंट्स के, और एलिमेंट्स जो है वो ईच एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एटम्स। ओके,
एटम्स क्या है आपके पास? एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच वी you will discuss in chemistry. In nature, there are more than 100 different kinds of element, but 16 elements are called as bioelements. तो आप केमिस्ट्री में तो लातादाद एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, लेकिन उन एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और बायो एलिमेंट्स नाम देने का मकसद क्या है उनको, या वजह क्या है? बिकॉज उन 16 एलिमेंट्स से एक्चुअल में लाइफ फॉर्म्ड होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग प्रॉपर्टी बिल्ड होती है। तो उन 16 एलिमेंट्स में से जो और 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, उनमें से 16 एलिमेंट जो है वो वाइटल्स हैं लाइफ को बिल्डअप करने के लिए, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स आर देयर? वी हैव 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स, ठीक है, which are vital for life. Now only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic element of life. अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल 100 काइंड या मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, जिनमें से 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि लाइफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन उन 16 बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ के बेसिक यूनिट को फॉर्म्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इसको इस तरह आप याद रख सकते हो, एक निमोनिक होती है चॉम्प्स। चॉप्स याद रखोगे, CHONSP, चॉप्स, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये 6 बेसिक एलिमेंट है जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा वाइटल्स है। वैसे बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 16, जो कि लाइफ के लिए ओवरऑल सिग्निफिकेंट है, ओके। तो एटॉमिक लेवल्स में आप एटम्स को डिस्कस कर रहे होते हो, जस्ट लाइक इट इज एन एग्जांपल ऑफ एटम्स और अ डायग्रामेटिक पिक्चर ऑफ एटम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एटम्स ही इसके शेल्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अंदर अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, when many atoms are combined together they form molecules. So molecules are formed by the binding of atoms. जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अच्छा कौन से मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स form these organic molecules are of cells or called biomolecules. Biomolecules को कह रहे हैं because ये molecules आगे चलकर cells बनाने वाले हैं, ठीक है। molecules तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। They construct a great variety of complexity. They are classified as micro and macro molecules. So we have different types of molecule on the basis of their size and shape. We have micromolecules and macromolecules. What are micromolecules? They are the molecules which are usually lighter in weight and they are very much needed in our body. Like glucose, amino acid, fatty acid are micromolecules. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, एज अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी उसे यूज करती हो, जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। तो ये 3 बेसिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। व्हाइल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में जब बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज है तो उनसे बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, अगर अमाइनो एसिड है माइक्रो मॉलिक्यूल तो उनसे बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन, और फैटी एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या मोनोमर्स है तो उनसे जो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल जिनको हम पॉलीमर का नाम भी देते हैं उनसे बनेगा लिपिड्स। लिपिड्स में क्या चीजें आ जाती है? फैट्स एंड ऑयल। प्रोटीन्स आपको मालूम है, और कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट चीजें होती है इस डिवाइडिंग्स में। The units of macromolecule combine together to form a macromolecule. It is a point to remember. Micromolecules combine होकर क्या बनाते हैं? Macromolecules. तो हमने कहानी स्टार्ट की थी एटम से, जब बहुत सारे एटम्स मिले तो उन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाया पहले, जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा ये पिक्चर है आपके पास, ये एटम्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ। जस्ट लाइक हमारे पास एक एटम था ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ, तो उसने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। विच मॉलिक्यूल? वाटर, H2O। H2 इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो एटम्स और मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बहुत अच्छी है। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने पढ़ा कि सेल्स बनेंगे, अभी हमने एटम बना लिए।
एटम से बने माइक्रो मॉलिक्यूल्स, पहले बने माइक्रो मॉलिक्यूल्स, देन बने मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं सेल में। Biomolecules, when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. And protoplasm combination of organic and specific inorganic substances. तो क्या बता रहे हैं कि जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में एक साथ काम करते हैं और एक सस्पेंशन बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, विच इज अ बेसिक केमिकल कंपोनेंट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म सेल की बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं। एंड व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, इट इज कॉल्ड सेल। Remember this point, that cell is actually formed by protoplasm, and protoplasm is a basic component of cell that gives cells its living property. तो सेल अलाइव है या सेल लिविंग है किस वजह से? बिकॉज उसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, और प्रोटोप्लाज्म को हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर या फिर फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल भी कह रहे होते हैं। ओके, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप, दे विल फॉर्म टिश्यूज। सेल की डेफिनेशन ऊपर आ गई। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, इट इज कॉल्ड सेल। ये चैप्टर 1 के हवाले से डेफिनेशन है। सेल की और भी डेफिनेशंस आगे आएंगी। बेसिक डेफिनेशन है केमिकल बेसिस पे, और सेल चूंकि बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। तो टिश्यूज आर फॉर्म व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर एंड कॉल्ड एज ऑर्गन। तो सेल से बनते हैं टिश्यूज, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर एक पर्टिकुलर मैनर में काम करने लगे तो इन्हें हम नाम देते हैं ऑर्गन्स। देन ऑर्गन जब बहुत सारे मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। Organs of different types work in a coordinated manner to perform a function, and then it is called as organ system. और organ system से ultimately क्या बन जाता है? मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा इस पिक्चर में। एटम्स थे, एटम से बने मॉलिक्यूल्स, आइदर इट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, लेट कंसीडर दैट इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। देन मैक्रोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनेंगे जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, उनसे बनेगा सेल। सेल जब बहुत सारे एक साथ कंबाइन होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज। जब बहुत सारे एक तरह के टिश्यूज कंबाइंड हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइनली वर्क करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टमक था एक ऑर्गन, स्टमक के साथ लीवर मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन मिल गया, लार्ज इंटेस्टाइन मिल गया, तो ये सारे कंबाइन होकर क्या बना रहे? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो गए, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना यहाँ पर, आपका नर्वस सिस्टम आ जाए, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाए, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाए, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेंगे? ऑर्गेनिजम्स। तो इन तमाम सीक्वेंसिंग लेवल को स्टडी करना एक्चुअल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुआ अपने बेसिक यूनिट से। कहानी स्टार्ट होगी एटम से और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स तक जाएगी, एंड देन फिर ऑर्गेनिज्म से फॉरवर्ड भी जाएगी। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नाउ कम टू द टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तक हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म बन गया, अब ऑर्गेनिज्म बनने के बाद आगे भी क्या उसकी क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्पीशीज। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आ गई, स्पीशीज। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखा ना कि उसमें एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, यू हैव टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। व्हाट आर स्पीशीज? ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछते हैं। Species are the smallest unit of taxonomic level of organization. ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमिक लेवल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने वाले लेवल्स को पढ़ रहे हैं। तो टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। तो दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
एग्जाम में आपसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बताएं तो आपने कहना है सेल। अगर एग्जाम में पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन तो आपने बताना है स्पीशीज। तो स्पीशीज होते क्या है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो एक्सटर्नली, फिजिकली, बाहरी तौर पर एक जैसे दिखने वाले जानदारों को जो आपस में साथ रहते हो और आपस में इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हो और अपने अपने जैसे नए स्पीशीज को फॉर्म कर सकते हो, इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्पीशीज। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम स्पीशीज। अब ह्यूमन बींग में कैटेगरी आ जाती है ना कि कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, जेंडर का फर्क है, दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनसे नई जनरेशन आगे आती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेम मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर and can reproduce with each other to form a new species of same kind, they are termed as species. Hopefully it is clear. So for example इस पिक्चर में देखिए सारे क्या ह्यूमन बींग्स, जेंडर का फर्क है, एज का फर्क है, कास्ट का फर्क है, रेस का फर्क है, लेकिन दे ऑल आर सेम स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज दे ऑल हैव द सेम प्रॉपर्टी, दे कैन इंटर रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, दे लिव टुगेदर, दे ईट सिमिलर टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स इनकी जो क्वालिटीज है वो आपस में बहुत सिमिलर है, तो ये सेम ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। नाउ पॉपुलेशन क्या होती है? All member of species living in a specific habitat is called population. स्पीशीज हम कहते हैं सिंगल यूनिट को। जैसे एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ सर जुनैद, तो मैं क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्पीशी हो गया। लेकिन आप सारे मेरी क्लास में मौजूद हैं, तो आप सारे मेरी तरह के स्पीशीज हैं, आप सारे ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन चूंकि हम सारे एक जगह ग्रुप हो गए हैं तो हम सिंगल स्पीशी नहीं कहलाएंगे, हमारे ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। What is population? When many species of same kind are grouped together. जब एक तरह के बहुत सारे स्पीशीज एक जगह जमा हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे a group of parrot living on a tree is called parrot population. पैरट्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे पैरट्स एक ट्री पे आके जमा हो गए, सारे एक तरह के स्पीशीज थे, सारे ग्रीन कलर के थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पैरोट की उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पैरोट पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ना। व्हाट इज कम्युनिटी एंड हाउ कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन और स्पीशीज? द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। देखिए प्रीवियस डेफिनेशन को गौर कीजिएगा, मेंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, सेम स्पीशीज। अगर स्पीशीज सेम है तो वो क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। और अगर स्पीशीज डिफरेंट काइंड के आ जाए तो वो क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह जो है आपके पास ह्यूमन बींग्स मौजूद थे। अब ह्यूमन बींग तो सारे एक तरह की स्पीशीज है, ह्यूमन बींग के साथ आपके पास बर्ड्स आ गए, कैट भी आ गए, डॉग भी आ गया, तो डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज आ गए। अब सारे एक जगह आकर जमा हो गए, तो चूंकि वहां पे डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज एक साथ ग्रुप बना रहे हैं तो उनके ग्रुपिंग को अब हम पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ग्रुपिंग टुगेदर। तो उनके लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? कम्युनिटी। तो स्पीशीज से बनते हैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से बनती है क्या? कम्युनिटी। पॉपुलेशन से आगे वाली यूनिट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं, उसके साथ और भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ग्रुपिंग में मौजूद हैं एक साथ। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सबकी स्पीशीज वैरायटी कास्ट अलग अलग है, ठीक है। A group of different kinds of birds living on a tree is called bird community. तो different types of bird आ जाए, एक साथ combine हो जाए तो ये बनाएंगे community। अगर same type के होते हैं तो वो बनाते हैं population, okay? Now what is ecological system? Communities always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. अब क्या हो गया, पहले थे एक तरह के स्पीशी एक साथ, फिर उनके साथ डिफरेंट टाइप्स के स्पीशी आ गए, तो पहले बनी थी पॉपुलेशन, फिर बनी कम्युनिटी। अब डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज तो थे, लेकिन उनके साथ उनका नॉन लिविंग कंपोनेंट जो उनकी सराउंडिंग है, उनके आसपास जो नॉन लिविंग चीजें हैं, अगर हम उनको भी एडअप कर लें तो कम्युनिटी को अगर हम उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ ऐड करें या उनके इंटररिएक्शन को डिस्कस करें उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट से, तो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम?
when different types of species combine or interact with its non-living component or living with its non-living component, then they both combinedly termed as ecological system or ecosystem. Okay, is that clear? Community with its non-living component. For example, oxygen for respiration is obtained from environment in terms of गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जांपल दी गई है आपके पास, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, तो एक इंटररिएक्शन हो रहा है आपका आपके लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए पॉइजनस सब्सटेंसेस थे, आपने उसको रिटर्न कर दिया एनवायरनमेंट में। तो ये जो इंटररिएक्शन आपके आपके एयर के साथ या आपके एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, इसकी स्टडी आप इकोलॉजिकल सिस्टम में कहते हो। दिस इंटररिएक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, इज दैट क्लियर? सो ये एग्जाम्पल है आपके पास इकोसिस्टम के। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, यहाँ पर एक आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट को खाते हैं जो एनिमल, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रैबिट था, उसको फॉर एग्जाम्पल किसी वुल्फ ने खा लिया, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा ले वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाता है। और जो सॉइल में हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये एक इंटररिएक्शन दिखा रहे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑक्सीजन नॉन लिविंग है, सनलाइट नॉन लिविंग है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग है, सॉइल में मौजूद जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इन सब चीजों का आपस में इंटररिएक्शन है। प्लांट को वाटर ना मिले तो क्या प्लांट ग्रो करेगा? नहीं। अगर प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्या इस रैबिट को अपने फूड मिलेगी? नहीं। रैबिट नहीं रहेगा तो वुल्फ को नहीं मिलेगी। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक करते हैं, और इसी इंटररिएक्शन को जो कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान होती है, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजिकल इंटररिएक्शन। ओके, व्हाट इज बायोस्फीयर? अब हम और ऊपर जा रहे हैं। एटम से स्टार्ट किया, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, सेल्स बने, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से आपके पास ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म स्पीशीज में आए, स्पीशीज से बने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनी कम्युनिटी, कम्युनिटी जब नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ कंबाइन हो गई तो वो बन गया इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? which is a largest unit of biological classification। largest unit है आपके पास biological classification की। तो बायोस्फीयर होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। दुनिया का कोई भी हिस्सा जहां पर जिंदगी मौजूद है, उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं, इजी वर्डिंग में। और लाइफ वहीं पर पॉसिबल होगी जहां पर उसके साथ वाटर, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीजें मौजूद होगी। ठीक है, तो दुनिया का या यूनिवर्स का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस पार्ट को, उस वर्ल्ड के पार्ट को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म बायोस्फीयर। जब बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला दोगे तो वो क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। ओके, अगेन पिक्चर, एटम, एटम से बने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गन से पहले क्या बनता है? ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनेगी पॉपुलेशन, उसके बीच में आएगी स्पीशी, पॉपुलेशन से बनेगी कम्युनिटी। जैसे एक पॉपुलेशन थी एलिफेंट की, एलिफेंट की पॉपुलेशन के साथ वहां पर जेब्राज आ गए, प्लांट आ गया, तो सब मिलाकर क्या ला रहे हैं? कम्युनिटी। उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट, एयर भी है उसके सराउंडिंग में, वाटर भी है उसके सराउंडिंग में। कम्युनिटी जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हमारी पूरी दुनिया में लाइफ मौजूद है, जिंदगी मौजूद है, तो हमारा पूरा का पूरा दुनिया एक बायोस्फीयर है। तो होल वर्ल्ड एक्ट एज अ बायोस्फीयर in terms of our ecosystem. Hopefully it is clear. अगेन ये एक यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूल से नीचे आपको मालूम है एटम्स होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल बनेंगे, सेल से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, देन बनते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। तो लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगी बायोस्फीयर, स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो वो सेल हो जाएगी। ठीक है, तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, okay, now we are going to discuss about different types of animals on the basis of cells। जैसे हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक था कि हमने पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं सेल्स के बेसिस पे। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ, एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरे टाइप कौन से। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम लार्जर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वाइल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज जो यूनिसेलुलर में आते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी कह रहे होते हैं, जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं ना यूनिसेलुलर, एक्चुअल में इनके इन बिटवीन होते हैं, जिन्हें हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी कह रहे होते हैं। ओके, लेट डिस्कस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो अगर एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे। दे डाइजेस्ट द फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एक्सेट्रा सेलुलर बेसिस। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड होता है, चूंकि इनमें एक ही सेल है, तो ना इनमें ऑर्गन होगा ना ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, तो ये ऑर्गेनिजम्स तो कहला रहे हैं मगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होगा। आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड इग्लेना, दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम इतनी सारी एग्जाम्पल्स, उनमें से एक एग्जाम्पल अमीबा की ले लेते हैं और अमीबा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज एग्जाम में आपसे इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल दी हुई है। इट इज एन अमीबा। अमीबा क्या है? लाइव इन अ फ्रेश वाटर, लैक्स डैम्प सॉइल। ठीक है, मीठे पानी में रहने वाला एक यूनिसेलुलर जानदार है। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनक्लोज इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बॉडी कवर्ड हुई भी होती है प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन से। कॉन्स्टेंटली चेंज शेप, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजोआ। इनकी अमीबा के बारे में याद रखने एक बात आपको, कि इनका कोई प्रॉपर बॉडी शेप नहीं होता और ये कंटिन्यूसली अपने बॉडी शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है। जैसे डायग्राम में देखिए, ये रियल पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, और ये आपके पास एक एनाटॉमिकल डायग्रामेटिक पिक्चर है। एक इरेगुलर सी बॉडी है इनकी, जो कोई प्रॉपर शेप के नहीं होती। इनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, और इनके पास एक पर्टिकुलर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं सीडोपोडियम या सीडोपोडिया। ये आपने याद रखना है। व्हाट इज सीडोपोडिया? इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन और इट इज अ फुट ऑफ अमीबा। एग्जाम में आपसे पूछे कि अमीबा किसके थ्रू लोकोमोट करता है या मूव करता है, अमीबा के फुट को हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है? सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फुट। तो फॉल्स फुट, प्रॉपर ये एक्चुअल फुट की तरह नहीं होते, एक झूठे से पाँव होते हैं, झूठे मतलब फॉल्स फुट। ठीक है, जो कि जब जरूरत पड़ती है इनको मूव करने की तो ये फॉर्म्ड हो जाते हैं। ओके, बाकी इनके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे मैंने कहा, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के इन बिटवीन है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइंड हो जाते हैं अपने शेल्टर के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने फूड के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, और कंबाइन होकर रहते तो है लेकिन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब नॉर्मली हमने देखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तब जब सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही काम करें। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर रह रहा है लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपस में एक आजाद होकर रह रहा है एक दूसरे से, तो उन्हें हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लीव इट्स ओन लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉलोनी बनाएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की हमारी एक सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे से लिंक तो होते हैं बातचीत में, सलाम दुआ में, मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से इंडिविजुअल्स आपस में साथ तो रहेंगे लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ होगी। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फॉर्म any multiple structure. Okay, Volvox is a green algae is an example of colonial form of organization. Volvox आपके पास एक colonial organization की बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ओके, तो वॉल्वॉक्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कॉमन है।
वॉल्वॉक्स क्या होता है? वॉल्वॉक्स आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछते हैं। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेक्टिक। पॉलीफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है? पॉलीफाइलेक्टिक का मतलब होता है मैनी एंसेस्टर, ऐसे स्पीशी है जिसके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है। एंसेस्टर का मतलब इसके अबाव अजदाद, मतलब ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमारे पास नहीं है, तो हम कहते हैं इट इज अ पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है, ये ग्रीन एल्जाई से बिलोंग करता है। फैमिली इसकी वॉल्वेसी है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इनकी बॉडी स्फेरिकल शेप की होती है और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं अप टू 550,000 सेल्स। 50,000 सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक कॉलोनी बनाते हैं। उनकी कॉलोनी को हम वॉल्वॉक्स का नाम देते हैं। दे लिव इन अ फ्रेश वाटर, अमीबा की तरह फ्रेश वाटर में रहते हैं। वे आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वॉन लेवनहुक। साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लेवनहुक। इन्होंने 1700 में सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था। तो ये आपकी बुक की पिक्चर है वॉल्वॉक्स की। ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, ये पूरी कॉलोनी है। पॉइंटर फॉलो कीजिएगा, ये सारे ब्लैक जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स नजर आ रहे हैं कॉलोनी है, और ये साइड में भी एक कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है, एक इंडिविजुअल को अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स इस तरह से नजर आता है, जिसमें एक पेयर ऑफ फ्लैजिला है लोकोमोशन के लिए। इनके पास एक आई स्पॉट होता है चीजों को देखने के लिए। एक कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं तो एक्सेस वाटर को स्टोर करने के लिए। न्यूक्लियस मौजूद होता है कंट्रोल सेंटर के तौर पर। उनकी पूरी बॉडी ग्रीन होती है बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट। चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, माइक्रोस्कोप में रियल टाइम में इस तरह से नजर आते हैं ये। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एल्जाई दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। वॉल्वॉक्स को हम पहले एल्जाई भी कहते थे, अब भी बहुत से लोग इसे ब्लू ग्रीन एल्जाई का नाम भी देते हैं। वॉल्वॉक्स का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्जाई। ईच वॉल्वॉक्स सेल हैज टू फ्लैजिला दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। हमने पढ़ा फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वॉल्वॉक्स सेल हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये बात याद रखनी है आपको कि वॉल्वॉक्स के पास अपना क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से अपनी फोटोसिंथेसिस करके फूड को बना सकते हैं। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं करते। अगेन एक बहुत क्लियर पिक्चर है, ये कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की, पूरी कॉलोनी देख सकते हैं आप। और ये एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स की अच्छी डायग्राम है। ये पिक्चर इसलिए दी है कि आपको एग्जाम में ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। बुक की पिक्चर नहीं है ये, और क्लियर पिक्चर थी तो मैंने यहाँ पर आपको फिट कर दिया। ठीक है, तो एक वॉल्वॉक्स है, इसके पास एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। कप शेप देखिए, कप की तरह एक क्लोरोप्लास्ट है इनका पूरा। क्लोरोप्लास्ट के बाद न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये आई स्पॉट कहलाता है जहाँ मेरा पॉइंटर है। ये फ्लैजिला होता है जिनके थ्रू ये लोकोमोट करते हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, और ये सारा का सारा क्लोरोफिल है जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स के स्पीशी है जिसे हम क्लेमाइडोमोनास का नाम भी देते हैं। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हम पढ़ेंगे आगे। और ये जब बहुत सारे आपस में कंबाइन होकर कॉलोनी बनाते हैं तो इन्हें हम वॉल्वॉक्स कह रहे होते हैं। ओके, नाउ let's come to the multicellular organization. ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म बने जो बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करता हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। उसके एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल के एग्जाम्पल में हमने फ्रॉग को ले लिया है, और प्लांट के एग्जाम्पल में हमने मस्टर्ड प्लांट को ले लिया है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हो। लार्जर ऑर्गेनिज्म नीड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टू कैरी आउट फंक्शन अचीव विया सेल स्पेशलाइजेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम मस्टर्ड प्लांट ले लेते हैं प्लांट के पर्सपेक्टिव से। मस्टर्ड, जिसे हम कॉमनली ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का नाम भी देते हैं, बायोलॉजिकल नेम है इसका, कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट, और लोकली इसे हम सरसों भी कहते हैं। वो जो सरसों का पौधा, सरसों के बीज और सरसों के जो हम तेल वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, ये मस्टर्ड प्लांट से ही आते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कि रूट, स्टेम और लीफ पे कंसिस्ट करता है, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर पे कंसिस्ट करता है। याद रखिएगा, कोई भी प्लांट हो, उसका एक जो उसके जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं।
फ्लावर से ही फ्रूट बनेंगे, फ्लावर से ही सीड बन रहे होते हैं और सीड से ही नया प्लांट बनेगा, इसीलिए हम फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जबकि ऐसे पार्ट प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ, ये पार्ट्स कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ये कंटिन्यूसली ग्रो तो करेंगे लेकिन ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब इनसे फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है, या सीड नहीं बनेगा। ईच फ्लावर इज येलोइश कलर एंड प्रोड्यूस सीड। तो ब्रेसिका में या मस्टर्ड प्लांट में इनके फ्लावर कैसे होते हैं, येलो कलर के। जैसे ये ब्रेसिका प्लांट है या मस्टर्ड प्लांट है, हर्ब्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसके येलो येलो फ्लावर्स हैं आपके पास, ठीक है। ये इसके लीफ हैं, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए लगाई गई थी, ठीक है। तो ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस या मस्टर्ड प्लांट है। ओके, एनिमल की एग्जांपल में हम फ्रॉग को ले लेते हैं। फ्रॉग का बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम, सॉरी, या बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रेना। राना टिग्रेना इसका साइंटिफिक नेम है। कौन से फ्रॉग का, स्पॉटेड फ्रॉग का, जो कि कॉमनली हमारे एरिया में पाए जाते हैं। फ्रॉग की बहुत सारी वैरायटी होती है, हमारे एरिया में पाए जाते हैं स्पॉटेड फ्रॉग, जिनकी स्किन पे स्पॉट्स मौजूद हो, ठीक है। इट इज अ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। फ्रॉग के बारे में आपको पता है कि ये अपनी अर्ली लाइफ वाटर में गुजारते हैं और अपनी जब अडल्ट लाइफ होती है, जब बड़े हो जाते हैं, तो ये लैंड पे रहते हैं। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं जो कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, नियर डिचेस, पोल्स, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। तो जितने भी पानी होते हैं, फ्रेश वाटर पानी, चाहे वो तालाब हो, बहता हुआ पानी हो, ठीक है, या कोई स्ट्रीम हो, इन तमाम एरियाज में होते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। तो छोटे मक्खियां या कीड़ों को ये खा रहे होते हैं। ऑर्गन, फ्रॉग के अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी होता है, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम है जो फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीजें आ जाएंगी, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। इन ऑर्गन्स के नाम याद रखने, आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट आता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एओर्टा एंड वेना कावा, ये चार चीजें आ जाती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स आएंगे, ट्रैकिया आएगा, नॉस्ट्रल्स आएंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम में उनका वो पार्ट आएगा जो बॉडी से एक्सक्रेशन में इन्वॉल्व होता है, लाइक किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। रिप्रोडक्टिव पार्ट इनका कौन सा होता है, टेस्टिस, वॉजाइफेरेंशिया अगर मेल फ्रॉग है, और अगर फीमेल फ्रॉग है तो ओवरीज, ओविडक्ट एंड ओविसेक, ये फीमेल फ्रॉग में होगा। नर्वस सिस्टम में, अच्छा आपको याद रखना, इनके अंदर सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग अलग होते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आ जाएंगे। तो ये कौन से ऑर्गन सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, होपफुली इट इज क्लियर। So this is a typical type of spotted frog which are commonly found in our region. हमारे एरियाज में या एशियन कंट्रीज में इस तरह के फ्रॉग ज्यादा पाए जाते हैं। ये देखें, स्पॉट्स हैं इनकी पूरी बॉडी में, ब्लैक स्पॉट्स, इनको हम कहते हैं स्पॉटेड फ्रॉग्स। अगेन सेम थिंग जो हमने पढ़ा है, अब कोई रिव्यू कर रहे हैं, लास्ट लास्ट बिल्कुल लेक्चर खत्म हो रहा है। सेल, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। ये सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपकी बुक की पिक्चर थी। अगेन मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं, सेल्स, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जब बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल लिविंग थिंग। ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप दैट लिव इन अ सेम एरिया। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक ही एरिया में रहे। जैसे एक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बुल था, अब बहुत सारे बुल एक जगह आ गए तो सेम स्पीशीज थे, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया। जैसे ये आपके पास सेम स्पीशीज थे, उनके साथ उनका नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, उनका एयर, उसके साथ डिफरेंट स्पीशीज भी आ गए हैं। जैसे ईगल यहाँ नजर आ रहा है, ग्रास आ गया, उसमें रहने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स आ गए, तो वो सब मिलकर बनाएंगे कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होती है, कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। कम्युनिटी किससे बनती है, जब बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में मिलते हैं। और जब इकोसिस्टम किससे बनता है, जब बहुत सारे कम्युनिटीज आपस में मिलते हैं। तो हर एक यूनिट एक दूसरे से ऊंची वाली यूनिट है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हर एक यूनिट उससे नीचे वाली यूनिट की समअप होती है, ठीक है।
इकोसिस्टम किससे बनेगी? कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट थे, एयर, वाटर, गैसेस, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम। एंड देन बायोस्फीयर विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज इट? इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन ऑल इकोसिस्टम। जैसे हमारा अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ एक इकोसिस्टम है। तो अर्थ का हमारे पास यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस पार्ट को हम कहते हैं इको सॉरी बायोस्फीयर, a part of earth that contain life or that contain all ecosystem. Okay, in the end, happy independence day। लेक्चर आपको इंडिपेंडेंस डे के बाद मिलेगा, लेकिन खैर इंडिपेंडेंस डे आपको एडवांस में हम दे रहे हैं जो गुजर गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, motivation quote for today's lecture: your future is created by what you do today, not tomorrow। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, ना कि कल क्या करो। ठीक है, तो डू व्हाट यू वांट टुडे, नॉट टुमारो। होपफुली लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको समझ आए होगा। जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो आप क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेक्चर को दोबारा एक बार जरूर रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। होपफुली अब अगली क्लास फिजिकल हो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।